क्या आपको पता है कि दुनिया में जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन बनते हैं उनके सबसे पहले पेज पे यही लिखा होता है वी द पीपल ऑफ द कंट्री, या जो भी कंट्री होती है। लेकिन पाकिस्तान में जब 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन आया तो उसमें वी द पीपल की जगह लिखा हुआ था आई अयूब खान गिव द पीपल द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। Assalamualaikum everyone, welcome to episode number 3 of discussing the constitutional struggle of Pakistan। इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन जो हैं उनके जो मदरजात होते हैं, जो उनकी डिटेल्स होती हैं, वो किस तरह चॉक आउट होती हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि सबसे पहले कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनाता कौन है। अब इसमें अमूमन 4 डिफरेंट कैटेगरीज आती हैं। सबसे पहले तो आता है डिवाइन, कि जी खुदा बना रहा है। मसलन जो वेटिकन सिटी के जो कानून है, जिनको कैनन लॉ भी कहते हैं, वो कहते हैं कि जी खुदा ने हमें दिए हुए और वो हम लोगों ने, तो डिवाइन जो है वो उसने हमें कानून बना के दिए और हमने वही यूज़ करने हैं। और फिर जो हलाका लॉ, जो कि जुडिज़म कहते हैं, शरिया, जो जिनका हमारा मानना है कि जी वो खुदा की तरफ से हमें, तो वो डिवाइन कहलाते हैं कि जी डिवाइन हमें दे रहा है कि एक सुपर नेचुरल ताकत है जो कि हमें बता रही है। फिर दूसरे नंबर पर जो तबका आता है वो आता है एलीट्स बना रहे होते हैं, कि जो बड़े बड़े शहजादे, किंग वगैरह हैं, वो कानून बना रहे होते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशंस बना रहे होते हैं। मसलन सऊदी अरेबिया एक वाहिद एग्जांपल है जहाँ पे जो किंग है वो बता रहा होता है कि जी लोगों को मैंने किस तरह गवर्न करना है। तो वो एक एलीट्स है। जो 1962 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी एक एलीट ने बनाया था। फिर तीसरे नंबर पर आता है कि जो लोग बना रहे होते हैं, मसलन स्विट्ज़रलैंड जो है वो बहुत बड़ी वाज़ एग्जाम्पल है, जहाँ पे लोग जो हैं वो अमूमन रेफरेंडम्स में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं और बता रहे होते हैं कि जी क्या चीज़ करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी। हर महीने, हर दूसरे महीने एक रेफरेंडम हो रहा होता है, तो वहाँ पे बहुत पार्टिसिपेटिव किस्म की डेमोक्रेसी है। फिर तीसरा नंबर आता है कि जो पार्लियामेंट्स हैं वो बना रहे होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। मसलन यूके के बाद एग्जांपल है, पाकिस्तान में भी जो पार्लियामेंट है वो बना रही होती है। तो लोग नहीं बना रहे होते बल्कि लोगों के रिप्रेजेंटेटिव बना रहे होते हैं। तो जो अब इन सब में सबसे पहले ये डिसाइड किया जा रहा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाला जो एंटिटी है वो कौन है। तो उसको कहते हैं सॉवरेंटी, के जो सॉवरन है वो कौन है। तो डिसाइडिंग द सॉवरेंटी इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन इन वाइल मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। अब पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में है कि जी सॉवरन जो है वो अल्लाह है, और अल्लाह ताला ने अपनी जो सॉवरेंटी है वो लोगों को ट्रांसफ़र कर दी, और लोगों ने वोट के ज़रिए वो सॉवरेंटी इलेक्टेड पार्लियामेंटेरियंस को दे दी है। तो बेसिकली जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो सॉवरन पावर्स यूज़ कर रहे होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। तो ये एक चेन है। अब इसमें एक बहुत बड़ा जो वो तजाद है वो ये भी है कि क्या पार्लियामेंट सुप्रीम है या कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। तो ये थोड़ी सी पिछले साल पाकिस्तान में जो कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस चल रहा था, एक बहुत बहस छिड़ गई थी। तो अमूमन जिन कंट्रीज़ में कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे यूके है जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन लिखा नहीं हुआ, वहाँ पे जो पार्लियामेंट डिसाइड करती है वही कानून बन जाता है, तो वो वहाँ पे वाकई ही पार्लियामेंट सुप्रीम होता है। लेकिन पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। पार्लियामेंट के पास ज़रूर ताकत है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर सकती है, और अगर वो चेंज कर दे तब कॉन्स्टिट्यूशन ही सुप्रीम रहेगा। तो अगर कोई भी केस जुडिशरी में जाता है तो वो ये नहीं कहती कि पार्लियामेंट क्या कह रहा है, वो कहता है कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है। तो पाकिस्तान में इट्स नॉट द पार्लियामेंट विच इज़ द सुप्रीम, इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन विच इज़ सुप्रीम। कॉन्स्टिट्यूशन को आप चेंज ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन जब वो चेंज हो जाएगा तब भी कॉन्स्टिट्यूशन की ही बात मानी जाएगी, ना कि पार्लियामेंट की। तो ये एक बहस छिड़ी थी कि जब 90 दिन के इलेक्शंस पंजाब और KPK में हो रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जी पार्लियामेंट ने कहा कि जी इलेक्शंस नहीं होने। तो सब ने कहा पार्लियामेंट डिसाइड कभी भी नहीं करती, कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता है। अब अमूमन जो कि टर्म है कि पार्लियामेंट इज सुप्रीम, वो यूके से डिराइव हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने यूके के कानून उठाए हुए हैं, तो हम लोग यही वहीं से हमने अडॉप्ट कर लिया। लेकिन यूके में क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है सच है नहीं, और वहाँ पे वाकई ही पार्लियामेंट ही सब कुछ कर रही होती, तो इसलिए वहाँ पे तो ये एप्लीकेबल है। लेकिन पाकिस्तान जहाँ पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ पे इट इज़ नॉट द पार्लियामेंट बट कॉन्स्टिट्यूशन विच इज़ सुप्रीम। तो ये हो गया कि जी सबसे पहले हमने सॉवरेंटी डिसाइड करनी होती है। फिर दूसरे नंबर पे आता है कि जो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशंस हैं वो किस किस ने बनाए हैं। तो सबसे पहले तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है वो, उसका जो मकसद था वो यही था कि जी हम लोग ये बोलें कि जी जो डिवाइन ताकत है वही हमें बताएगी, क्योंकि उसमें शरिया की तरफ इशारा किया गया था कि जी शरिया ही पाकिस्तान का कानून होगा। तो जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो 1949 की है वो ये है कि जी डिवाइन की तरफ लेके जा रही थी, हमें शरिया की तरफ लेके जा रही थी। फिर 1956 के जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो पार्लियामेंट ने बनाया था।
वो जिस तरह भी बनाया था एक्सेप्ट हुआ था नहीं हुआ था और बहुत ज़्यादा उसमें मसाइल खड़े हो गए थे, तो वो 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन था। फिर 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन एक एलीट ने बनाया था। मसलन अयूब खान ने ये कहा था कि उसमें जो पहला पेज है उसमें यही लिखा हुआ है कि आई अयूब खान इंस्टेड ऑफ वी द पीपल ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का जब आप कॉन्स्टिट्यूशन का पहला पेज देखेंगे तो उसमें ये लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ पाकिस्तान। 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है आई द अयूब खान। तो खैर ये 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन एक एलीट ने दिया और फिर 1973 में फिर दोबारा हम लोग पीपल की तरफ चले गए, वी द पीपल ऑफ पाकिस्तान। तो खैर पाकिस्तान में जे इस तरह के जो ड्रामे हुए हैं ना कि जी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आई, फिर हम लोग ने दोबारा पार्लियामेंट किया, फिर हम लोग एलीट्स की तरफ चले गए, फिर दोबारा अब 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट की तरफ चले गए, तो हम लोग ये फ्लिप फ्लॉप होते रहे हैं। अब हम देखते हैं कि जब कॉन्स्टिट्यूशन जो फॉर्म कर रहे होते हैं वो आते किस तरह हैं, बनते किस तरह हैं। मसलन पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पाकिस्तान का अपना नहीं है, 1935 का जो लॉ है यूके का वो उससे डिराइव हुआ है। तो हम देखते हैं कि जी जो डिफरेंट ममालिक हैं वहाँ पे ये किस तरह बनते हैं। तो सबसे पहले है कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, कि अमूमन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जब कॉन्फ्लिक्ट होता है, कोई रेवोल्यूशन आता है, कोई जंग होती है या कॉलोनाइजेशन होती है, तब एक कॉन्स्टिट्यूशन आता है। मसलन फ्रांस जो है वहाँ पे जब रेवोल्यूशन आया तब कॉन्स्टिट्यूशन आया। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका में जब इनको कॉलोनाइज कर लिया गया, यूके यहाँ पे आ गया, तो उसके बाद ब्रिटिशर्स ने आके यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन दिया 1935 का एक्ट। तो ये है पहली कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। फिर दूसरे नंबर पे आता है एवोल्यूशन, कि जो सोसाइटी है वो आस्ता आस्ता आगे चलती जाती है और वो जिस तरह उनके की मोमेंट्स आते रहते हैं या कोई क्राइसिस आता है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को अंदर चेंज करते रहते हैं और आस्ता आस्ता कॉन्स्टिट्यूशन निखरता रहता है। मसलन यूके का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आज का नहीं, वो मैग्ना कार्टा से जो उनकी एवोल्यूशन थी वो शुरू हुई, जो कि 1000 साल पहले का है, और फिर वो एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी आया, फिर ग्लोरियस रेवोल्यूशन आई। ये सब चीज़ें जो है वो आस्ता आस्ता उन्होंने यहाँ पे आज यूके पहुँचा है कि उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस सूरत हाल में है। तो उसको एवोल्यूशन कहते हैं कि आस्ता आस्ता सोसाइटी के साथ साथ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो रहा होता है। तो वो इट इज़ नॉट स्टैटिक बट इट इज़ मोबाइल एंड इट कीप्स ऑन मूविंग एज द सोसाइटी प्रोग्रेसेस। फिर तीसरे नंबर पे आता है आइडियोलॉजी, के कोई चीज़, कुछ मुल्क ऐसे होते हैं जिनका कॉन्स्टिट्यूशन एक आइडियोलॉजी की बुनियाद पर बनता है। मसलन अमेरिका एक बहुत बड़ी एग्जांपल है कि जब उन्होंने वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ी, यूके को, ब्रिटिशर्स को बाहर निकाला अमेरिका से, तो उन्होंने कहा कि जी लोगों के पास ताकत होगी, क्योंकि वो तो लड़ी इस बात पे रहे थे कि नो टैक्स, नो रिप्रेजेंटेशन नो टैक्स, कि हम लोगों की रिप्रेजेंटेशन नहीं है लेकिन ब्रिटिश पार्लियामेंट जो भी टैक्स लगाती है वो अमेरिका पे भी नाफिज हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि जी जो लोग हैं अगर उनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा। तो उन्होंने वही लोगों की जो आइडियोलॉजी थी वो उन्होंने यूज़ करके उन्होंने कहा कि जी आज के बाद से जो लोग बोलेंगे वही होगा। तो आइडियोलॉजी पे खड़े हुए कि जी लोग बताएंगे हमें। तो ये एक तीसरे नंबर पे एक थ्योरी है कि आइडियोलॉजी की वजह से कॉन्स्टिट्यूशंस आते हैं। फिर चौथे नंबर पे आते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, जो कि जब आपके पास एक मोमेंट आ जाता है कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है तो फिर आप ये देखते हैं कि जी सोसाइटी को इकट्ठा रखने के लिए क्या ज़रूरी है। मसलन इसमें सबसे बड़ी एग्जांपल साउथ अफ्रीका की, और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मेरे पर्सनल जो मैंने जितने भी कॉन्स्टिट्यूशंस देखे हैं उनमें सबसे ज़्यादा बेहतर जो कॉन्स्टिट्यूशन मैंने देखा डेवलपमेंट वो साउथ अफ्रीका की ही है। कि वहाँ पे जब नेल्सन मंडेला आज़ाद हो गए, फिर इलेक्शन जीते, तो उन्होंने अपनी कुछ जो टोलियाँ थी वो हर गांव शहर में भेजना शुरू कर दी और वहाँ से लोगों से इनपुट ली कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए। और फिर वो जब सारी उनके पास फीडबैक आ गया तो उन्होंने वो सब फीडबैक इकट्ठा करके फिर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। तो कभी कभार लोग ये बोल रहे होते हैं ना कि जी एक बहुत बड़ी भीड़ में आप वॉलंटियर्स को लेके फीडबैक लेके कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना सकते। ये साउथ अफ्रीका ने पूरे मुल्क के लेवल पे ये किया था। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जब पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन डिले हुआ था तो इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी थी कि ये सोचा जा रहा था कि हम लोग 1935 के एक्ट को कॉपी करने की बजाय हम लोग खुद देखेंगे सोसाइटी क्या चाहती है और उसके मुताबिक फीडबैक लेके कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। तो लोग जो शुरू में जो कॉन्स्टिट्यूशन डिले जो था उसकी सबसे बड़ी एक्सक्यूज़ भी यही दी जाती थी। वो अलग बात है कि फिर उन्होंने ये कहा कि जी 1935 के एक्ट को ही कॉपी कर लो। इंडियन वालों ने भी यही किया कि 1935 के एक्ट को कॉपी कर लिया। तो अनफॉर्चुनेट है कि शायद हम लोग जो कि अब शुरू में पाथ ले रहे थे एटलीस्ट लोगों को बता रहे थे, वो अगर एग्जीक्यूट करने में कामयाब हो जाते तो हम लोगों को आज ये ऐसे मसाइल का सामना ना करना पड़ता। तो खैर अगर आप लोगों ने साउथ अफ्रीका की कॉन्स्टिट्यूशनल की स्टोरीज देखनी है तो वो बहुत मज़ेदार है कि अगर आपने
आप एक मुल्क, एक बहुत बड़े मुल्क के सरबराह बने, तो आपको अगर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का मौका मिले तो व्हाट इज़ द बेस्ट प्रैक्टिस? तो वो एक साउथ अफ्रीका की बहुत अच्छी एग्जांपल है। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हम लोग जो हैं वो बाहर, पाकिस्तान से बाहर चीज़ें देखते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं, और साउथ अफ्रीका जो कि एक बिल्कुल छोटा मुल्क है, हम ज़्यादातर यूरोप या अमेरिका को डिस्कस कर रहे होते हैं, ऑस्ट्रेलिया को। साउथ अफ्रीका की जो एग्जांपल है इन मॉडर्न हिस्ट्री, इन कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री, इज़ प्रॉब्ली द बेस्ट वन टू अंडरस्टैंड हाउ कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी मेड। तो इस एपिसोड में मैं यहाँ पे टर्मिनेट करूँगा। अब अगले कॉन्स्टिट्यूशन में, अगले एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है, और हाउ द इस्लामिक क्लर्जी और द मुल्ला बरादरी जो है वो किस तरह इस पर हावी होने की कोशिश कर रही है। थैंक यू।